So guys, welcome back to AS Business 9609 classes. We start with the HRM, and in the last class we are done with the recruitment and selection. That is one of the process, and that is known as one of the main function of the human resource department. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जब रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करता है आफ्टर मेकिंग अ डिसीजन के इंटरनल रिक्रूटमेंट करनी है या फिर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करनी है, नाउ द पर्टिकुलर HR department is going to sign employment contract. अब यहाँ पे जो HR डिपार्टमेंट होगा वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली है क्या? You need to understand कि employment contract provides a basic job security to the employees. अगर let's suppose मैं काम कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे ओनर्स हैं, कॉलेजेस के डायरेक्टर्स हैं जो दोस्त हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, साथ हैं, लेकिन when it comes to the job and when it comes to the business ना, I make sure कि that I've signed a contract, और वो भी make sure करवाते कि contract sign करें. क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इससे यहाँ पे एक बेसिक जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी बीइंग एन एम्प्लॉय. कि यार हाँ, अब देखो ना, लेट सपोज आपके पास एक गाड़ी है, आप गाड़ी चला रहे हैं, तो इट डजंट मीन दैट यू ओन दैट कार ना. वो गाड़ी आपकी कैसे पता चलेगी? जब आप उसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर दिखाएंगे कि योर नेम इज ऑन द डॉक्यूमेंट, तो लीगली गाड़ी आपकी है. तो नाउ इट इज गोइंग टू शो द कंप्लीट ओनरशिप एंड द स्टेट ऑफ ओनरशिप कि हाँ, यू ओन दैट कार. तो द सेम केस इज विद द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कि मैं कह रहा हूँ कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, मेरे पास इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयमेंट है, जॉब अवेलेबल है और जॉब करता हूँ. तो यहाँ पे बच्चे क्या मतलब क्या रैंडम है? तो आई नीड अ कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि ये मुझे प्रोवाइड करता है बेसिक जॉब सिक्योरिटी. एंड नाउ दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट और द कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू वर्क एज अ प्रूफ एज वेल. कि ये मेरे पास एक पर्टिकुलर क्या होगा, प्रूफ होगा कि यार आई एम द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड आई हैव द एम्प्लॉयमेंट और आई हैव द जॉब. अब ये जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसको कहा जाता है हमारे पास कि इट इज नोन एज एन एग्रीमेंट. ये है हमारे पास एक एग्रीमेंट, लेकिन इस एग्रीमेंट से पहले इसको कहा जाता है कि ये एक आर्ग्यूमेंट है. आर्ग्यूमेंट विल टर्न इनटू एग्रीमेंट. सर कैसे? देखो, फॉरेन से मैं हर चीज और हर टर्म्स एंड कंडीशंस पे कोई भी एम्प्लॉय एग्री नहीं करेगा ना. तो क्लॉजेस जो होंगे उसके अंदर यहाँ पे चेंजेस होंगी, एम्प्लॉयर कुछ चेंजेस कर रहा होगा, एम्प्लॉय कुछ चेंजेस कर रहा होगा, सैलरी के ऊपर हमारे पास बात हो रही होगी, टेबल टॉक्स होंगे, निगोशिएशंस होंगी. तो ये जो पहले आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे, वहां पे निगोशिएशंस और टेबल टॉक हो रही है, और उसके बाद नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू बिकम एन एग्रीमेंट. और अब वो जब एग्रीमेंट बनेगा तो नाउ इट विल बी नोन एज एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. तो सर अगर मुझे डिफाइन करना हो कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है फॉर 2 मार्क्स, सो हाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन इट. एम्प्लॉयमेंट contract is an agreement signed between employer and employee and it outlines the duties, responsibilities, and terms and conditions involved in a job. Simple. अब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय साइन करते हैं, एंड इट आउटलाइंस द ड्यूटीज, रिस्पांसिबिलिटीज एंड टर्म्स एंड कंडीशंस इन्वॉल्वड इन अ जॉब. तो जॉब के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज हैं, सब उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होगी, इंक्लूडेड होगी. अब ये हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की नॉलेज हो गई. नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. अब से एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि क्या क्या चीजें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है. देखो, अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीजें वेरी करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कंपलसरी होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि बेसिक होंगी और हर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूडेड होंगी. अब जो एलिमेंट्स हैं दैट वी नीड टू डिस्कस कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, वो समझते हैं जरा.
अब नंबर वन हमारे पास एलिमेंट जो है, जो सबसे पहले होगा हमारे पास, दैट इज नोन एज नेम ऑफ एन एम्प्लॉय। अब बच्चे कह रहे हैं सर नाम तो बहुत बेसिक है, नाम नाम इसके लिए होगा मेरे बच्चों, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट वेरी करता है। सर कैसे वेरी करता है? अब देखो, मुझसे अगर एक्सपीरियंस कोई टीचर होंगे तो उनकी पे स्केल ज्यादा होगी, कोई ऐसा टीचर होगा जिसके बैचेस मुझसे कम होंगे या जिसके बैचेस मुझसे ज्यादा होंगे, तो उसकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसकी पे डिफरेंट होगी। तो नेम ऑफ एन एम्प्लॉय क्या है कि इट इज गोइंग टू मेक इट क्लियर कि दिस कॉन्ट्रैक्ट बिलोंग्स टू हिम एंड दिस इज गोइंग टू शो, दिस इज गोइंग टू वर्क एज अ प्रूफ एज वेल कि मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। तो एक तो प्रूफ है, और दूसरा हमारे पास एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सबके कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं, वेरी करते हैं, सबकी टर्म्स एंड कंडीशंस, पे स्केल डिफरेंट होती है। नंबर टू जो चीज मेंशन होगी, दैट विल बी नोन एज जॉब डेजिग्नेशन और इंटाइटलमेंट। असल जॉब डेजिग्नेशन और इंटाइटलमेंट का मतलब क्या है कि what is your position in the organizational structure and for what particular post or the position you have been hired। आप एचआर मैनेजर हैं, आप स्कूल के अंदर कोऑर्डिनेटर हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आप सब्जेक्ट टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, वॉट एवर द पोजिशन इज, वो मेंशन होगी। और ये पोजीशन वहां पे जब मेंशन होगी ना, तो इट इज गोइंग टू गिव अ सेंस ऑफ रिकग्निशन, इट इज गोइंग टू गिव अ सेंस ऑफ प्राइड कि हाँ यार ये मेरी पर्टिकुलर पोजीशन है, फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग आई हैव बीन हायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नंबर थ्री हमारे पास हॉलीडे इन टाइटलमेंट। अब सर अब सर हॉलीडे इंटाइटलमेंट का मतलब पता है क्या है? हॉलीडे इंटाइटलमेंट का मतलब है कि जो फुल टाइम एम्प्लॉयज होते हैं ना एट द वर्क प्लेस, वो फुल टाइम एम्प्लॉयज को यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं, हॉलीडे बेनिफिट्स मिलते हैं ओवर द पार्ट टाइम। अब पार्ट टाइम और फुल टाइम में क्या होते हैं, हम उसको समझते हुए रैप अप करेंगे इस लेक्चर को। अब जरा सुनते हैं हमारे पास क्या क्या छुट्टियां होती हैं। देखिए, एक तो गैजेटेड हॉलीडेज हैं, पब्लिक हॉलीडेज हैं, वो तो पार्ट टाइमर्स को भी मिलेंगे, फुल टाइमर्स को भी मिलेंगे। जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं इंडिपेंडेंस की, हमारे पास ईद की छुट्टियां होती है, वो तो सबको मिलेंगी हमारे पास। लेकिन हमारे पास जो फुल टाइमर्स होते हैं ना, दे आर एंटाइटल्ड टू मोर हॉलीडेज एज कम्पेयर टू द पार्ट टाइमर्स। उन्हें कैजुअल लीव्स मिलती है, मंथ के अंदर एक दफा कैजुअल ऑफ कर सकते हैं, मेडिकल सिक लीव्स मिलती हैं, पैटर्नल मैटरनल लीव्स मिलती हैं। तो ये हमारे पास हॉलीडे एंटाइटलमेंट है। तो ये भी यहाँ पे मेंशन होंगे कि आपको कितनी कितनी छुट्टियां मिलनी है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा अगर आप छुट्टियां करेंगे तो यहाँ पे पॉलिसी के आपके पास सैलरी डिडक्शन वगैरह होती है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन है। देन वी हैव द फोर्थ वन, दैट इज नोन एज द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कैसा है, मतलब आपको जो हायर किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपको ऑर्गेनाइजेशन में किस बेसिस पे हायर किया जा रहा है? आपकी जॉब परमानेंट है, या फिर आपकी जॉब टेम्पररी है, आपको यहाँ पे एज अ पार्ट टाइम हायर किया जा रहा है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप फुल टाइम बेसिस पे हायर्ड है। तो आपका जो नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी यहाँ पे मेंशन होगा कि आइदर यू हैव बीन हायर्ड एज अ पार्ट टाइमर, फुल टाइमर, परमानेंट, टेम्पररी, वॉट एवर द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज। और सर ये नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे डिसाइड होता है, वो हम एंड के अंदर डिस्कस करेंगे। फिफ्थ आपके पास यहाँ पे जो फिफ्थ आपके पास एलिमेंट है, वो ये है हमारे पास कि व्हाट इज द पेमेंट मेथड एंड मोड। अब सर पेमेंट मेथड एंड पेमेंट मोड का मतलब क्या है हमारे पास? व्हाट इज पेमेंट मेथड, व्हाट इज पेमेंट मोड, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड।
देखो पेमेंट मेथड का मतलब होता है हमारे पास कि ऑन व्हाट पर्टिकुलर बेसिस यू आर गेटिंग पेड। ऑर्गेनाइजेशन आपको जो पे कर रही है वो किस बेसिस पे कर रही है। मतलब आपको फिक्स सैलरी मिल रही है, आपको आर्ली वेजेस मिल रहे हैं, या आपका कोई पर्टिकुलर सेल्स प्लस कमीशन ऐसा मिक्सचर ऑफ द पेमेंट मेथड का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये पेमेंट मेथड है कि आपको किस बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है। मोड का मतलब हमारे पास यहाँ पे ये है कि आपके पास व्हाट इज द मीडियम ऑफ पेमेंट। मीडियम ऑफ पेमेंट क्या है? आपको कैसे चेक के थ्रू पेमेंट मिल रही है, बैंक ट्रांसफर के थ्रू पेमेंट मिल रही है, आपको ऑर्गेनाइजेशन कैश पेमेंट कर रही है, व्हाट इज द मीडियम ऑफ पेमेंट, वो भी यहाँ पे मेंशन होगा। तो पेमेंट मेथड का मतलब है द बेसिस ऑन व्हाट यू आर ऑन व्हाट यू आर गेटिंग पेड, एंड पेमेंट मोड दैट व्हाट इज द मीडियम ऑफ पेमेंट, और आपकी जो सैलरी होगी वो भी। फिर सिक्स आपके पास है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉलेज में जाता हूँ 8 to 10, एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, एक बैच ए का एक बैच 8 होगा, तो आपको मंडे टू थर्सडे वहां पे जाना है, सिलेबस आपको टाइम पे कंप्लीट करवाना है, पास पेपर्स करवाने हैं, जीएसएम आपको अटेंड करनी है, पीटीएम आपको अटेंड करनी है, ये सारी क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इफ एन एम्प्लॉय और इफ एन इंडिविजुअल डज नॉट परफॉर्म his duties and responsibilities, so now he is accountable to an organization। तो ये भी यहाँ पे सारे एरियाज मेंशन है कि इसके लिए आपको हायर किया गया है। और इसके बाद सेवेंथ आपके पास है दैट इज नोन एज टर्म्स एंड कंडीशंस इन्वॉल्व इन अ जॉब। कि ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि जॉब के अंदर इन्वॉल्व हैं। अब उसके अंदर रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, ड्रेस कोड, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, मतलब जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके अंदर आप हायर किए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो सब कुछ यहाँ पे। तो जब ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे मेंशन्ड होंगी, सब कुछ यहाँ पर होगा, तो इन दिस केस पर्टिकुलरली आपके पास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपका है, और इसके नीचे यू आर गोइंग टू मेक अ सिग्नेचर। और जब आप साइन कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अब आप बाउंड हैं दैट यू हैव टू फॉलो ऑल दीज एंड टर्म्स एंड कंडीशंस जिसपे आप और एम्प्लॉयर दोनों एग्री कर रहे हैं। अगर आपने ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट किया तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके साइन है, इसकी कॉपी ऑर्गेनाइजेशन के पास है, ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक अ लीगल एक्शन। And in the other case, if an organization is involved in the breach of contract, तो organization का भी वहां पे साइन है और आपका भी साइन है, you can take a legal action against the employer। चलें अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास यहाँ पे पार्ट टाइम एंड फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द एम्प्लॉयज। अब सर पार्ट टाइम फुल टाइम के बीच में डिफरेंस क्या है, पार्ट टाइमर्स कौन होते हैं, फुल टाइमर्स कौन होते हैं, आजा समझते हैं। देखो फुल टाइम एम्प्लॉयज जो होते हैं ये वो एम्प्लॉयज हैं जो कि 30 to 30 सॉरी 35 to 40 आवर्स पर वीक इन एन ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। कितने? 35 to 40 आवर्स पर वीक। और जो पार्ट टाइमर्स होते हैं वो 35 to 40 आवर्स पर मंथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आप कैलकुलेट करें रेगुलरली, हमारे पास जो लोग ऑफिस जाते हैं, कंपनीज में काम करते हैं, तो उनकी जॉब 9 to 5 होती है। तो 9 to 5 कितने घंटे हुए? 8 आवर्स हुए। मंडे टू फ्राइडे 5 डेज हुए। तो 8 आवर्स पर डे, 5 डेज इन अ वीक, 8 × 5 इज इक्वल्स टू 40। तो ये हो गए 40। और इसी तरीके से जो पार्ट टाइमर्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं हमारे पास। तो अब सवाल ये है कि सर फुल टाइम किसको हायर करेंगे और पार्ट टाइम किसको हायर करेंगे। देखो जो फुल टाइम एम्प्लॉयज होते हैं यूजुअली उनको कहा जाता है कि दे आर नोन एज कोर वर्कर्स। वो कौन से वर्कर्स हैं? हमारे पास कोर वर्कर्स हैं। अब सर कोर वर्कर्स का मतलब क्या है? कि ये वो सारे लोग हैं जो कि कोर एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब सर कोर एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? कोर एक्टिविटी का मतलब हमारे पास हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो शेफ है वो कोर वर्कर है इन अ रेस्टोरेंट।
जो शेफ इन अ रेस्टोरेंट है वो आपका कोर वर्कर है। सो व्हाई इज ही नोन एज द कोर वर्कर? क्योंकि अगर शेफ नहीं होगा तो आपका रेस्टोरेंट ऑपरेट नहीं कर सकता। तो आप इसको फुल टाइम परमानेंट बेसिस पे हायर करोगे, क्योंकि शेफ की अवेलेबिलिटी रेस्टोरेंट के अंदर होना जरूरी है कि विदाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द शेफ द रेस्टोरेंट कैन नॉट ऑपरेट। हाउ द रेस्टोरेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड द मील्स एंड गोइंग टू प्रोवाइड द ऑर्डर्स टू द कस्टमर्स। और दूसरा एक चीज याद रखिएगा कि जो फुल टाइम एम्प्लॉयज होते हैं वो यूजुअली परमानेंट भी होते हैं। व्हाई दे आर ऑन द परमानेंट बेसिस? देखो, अगर एक शेफ है वो टेम्परेरी है, छोड़ के जा रहा है, फिर दूसरा शेफ आ रहा है, फिर दूसरा शेफ आ रहा है, परमानेंट नहीं है। क्योंकि परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अ सिक्योरिटी कि अगर मुझे परमानेंट बेसिस पर हायर किया गया तो मेरी जॉब सिक्योर है। जब तक मैं रिजाइन नहीं करता या मुझे डिसमिस निकाला नहीं जाता या मैं रिटायर नहीं होता तब तक मेरी जॉब है। ठीक है? तो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अ सिक्योरिटी। अगर बार बार शेफ चेंज होगा तो रेस्टोरेंट का जो मील है और रेस्टोरेंट की जो फूड का टेस्ट और क्वालिटी है वो चेंज होती रहेगी। और जब बार बार वेरिएशन आती रहेगी हमारे पास, सो इट इज गोइंग टू ब्रिंग इन दी कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। कस्टमर कहेंगे कि यार इसका तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी इन द क्वालिटी एंड टेस्ट ऑफ द फूड नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास ये जो कोर वर्कर्स होते हैं दे आर यूजुअली हायर्ड ऑन द फुल टाइम बेसिस। नंबर टू, इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स की भी है। मतलब यहाँ पे इनके जो वर्किंग आवर्स रिक्वायर्ड हैं वो रिक्वायर्ड ज्यादा वर्किंग आवर्स हैं। सर क्यों ज्यादा वर्किंग आवर्स रिक्वायर्ड है? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द जॉब एंड द रिक्वायरमेंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपके पास स्कूल के अंदर यूजुअली जो इंग्लिश और मैथ के टीचर्स होते हैं वो फुल टाइम बेसिस पे होते हैं। व्हाई दे आर ऑन द फुल टाइम बेसिस? बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। क्योंकि ओ लेवल्स के अंदर साइंस हो, कॉमर्स हो, मेडिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी हमारे पास फील्ड हो, इंग्लिश और मैथ के हमारे पास सब्जेक्ट्स कंपलसरी है। तो उसके जो नंबर ऑफ बैचेस होते हैं या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए उनकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग आवर्स है वो ज्यादा है। तो इसके लिए हम इनको क्या करते हैं? फुल टाइम बेसिस पे हायर करते हैं ताकि इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, क्योंकि इनके नंबर ऑफ बैचेस ज्यादा है, इनके रिक्वायर्ड वर्किंग आवर्स ज्यादा है। ऑन दी अदर हैंड जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज होते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल रखती है अकॉर्डिंग टू द बिजी आवर्स और अकॉर्डिंग टू द नीड और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द बिजनेस। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि जो कॉमर्स के या इलेक्टिव जो हमारे पास कोर्सेज होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके जो टीचर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? पार्ट टाइम होते हैं। व्हाई दे आर ऑन हायर्ड ऑन द पार्ट टाइम बेसिस? क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट कम है, इनकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती, लिमिटेड बैचेस होते हैं। तो वो आते हैं, पढ़ाते हैं और वो चले जाते हैं। क्योंकि अगर ये फुल टाइम बेसिस पे हायर होंगे तो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी ना, क्योंकि उनको ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइज तो नहीं कर सकती, लेकिन ये हायर्ड है तो उनको पूरे दिन के पैसे देने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से उनके पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि इतने नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स आपके रिक्वायर्ड है, आप आए काम करें और चले जाएं। तो सर हमारे पास ये जो पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं, तो अगर देखा जाए हमारे पास तो ये जो सिनेमास वगैरह होते हैं या जिम्स होते हैं तो उसके अंदर पीक आवर्स होते हैं। सिनेमा में शाम के, इवनिंग और जो लेट नाइट शोज होते हैं उसकी डिमांड ज्यादा होती है। इसी तरीके से जिम के अंदर हमारे पास जो शाम के वर्किंग आवर्स होते हैं या शाम के जो आवर्स होते हैं वो पीक आवर्स होते हैं। तो वी नीड मोर ट्रेनर्स। तो हम उस टाइम पे ज्यादा ट्रेनर्स को हायर करते हैं पार्ट टाइम बेसिस पे कि हाँ ये पर्टिकुलर टाइम स्लॉट है जिसके लिए आपको हायर किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा होते हैं। तो अगर हमारे पास शॉर्ट ऑफ द वर्कर्स होते हैं या अंडर स्टाफिंग हो जाएगी तो हम कस्टमर सर्विस इफेक्टिवली प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए हम इनको पार्ट टाइम बेसिस पे हायर करते हैं। सो दिस इज हाउ देयर फ्लेक्सिबिलिटी इज क्रिएटेड। फिर जितनी हमारी डिमांड, अगर ज्यादा नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स रिक्वायर्ड होंगे तो हम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स बढ़ा देंगे। और अगर डिमांड कम हो जाएगी, रिक्वायरमेंट कम होगी, तो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स को हम क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। सो दैट्स व्हाई पार्ट टाइम एंड फुल टाइम बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके गाइस, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है दैट वी नीड टू कवर। इट इज नोन एज एम्प्लॉय वेलफेयर एंड मोरल ऑफ द वर्कर्स एट द वर्क प्लेस। अब से ये चीज क्या है हमारे पास? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एम्प्लॉय वेलफेयर एंड मोरल? देखो, एक चीज याद रखना, एम्प्लॉय वेलफेयर और एम्प्लॉय मोरल दोनों का जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास क्या है?
पॉजिटिव है, जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। जितनी ज्यादा एम्प्लॉय वेलफेयर होगी उतना ज्यादा मोरल ऑफ द वर्कर्स बढ़ेगा। जितनी ज्यादा वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज विल बी क्रिएटेड एट द वर्क प्लेस, उतना ही ज्यादा वर्कर्स का जो मोराल होगा वो बढ़ेगा। अब सर मोराल बड़ा होने का मतलब क्या है कि वर्कर्स यहाँ पे क्या होंगे, सेटिस्फाई। क्यों सेटिस्फाई हो रहे हैं, क्योंकि ये जो एम्प्लॉय वेलफेयर है इट वर्क्स एज फॉर द वेल बीइंग ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है, जितने ज्यादा बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर होंगे उतना ज्यादा बेनिफिट, उतना ज्यादा वर्कर्स की सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी और उतना ज्यादा वर्कर्स वहां पे रिटेन करेंगे। अच्छा, ये एम्प्लॉय वेलफेयर क्या है हमारे पास, हाउ एम्प्लॉय वेलफेयर इज प्रोवाइडेड। तो एम्प्लॉय वेलफेयर के हमारे पास यहाँ पे मेथड्स हैं। अब एम्प्लॉय वेलफेयर का मतलब है द बेनिफिट्स, द फाइनेंशियल बेनिफिट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉयज, जिसको आप पर्क्स कह लें, फ्रिंज बेनिफिट्स कह लें। लेकिन मैं बच्चों को कहता हूँ कि ये सिर्फ फ्रिंज बेनिफिट्स या पर्क्स नहीं है, क्योंकि कुछ मेथड्स हमारे पास हैं जिनको कहा जाता है कि दे आर नोन एज स्टैट्यूटरी मेथड्स। कौन से मेथड्स हैं, स्टैट्यूटरी। और कुछ हमारे पास मेथड्स हैं जिनको कहा जाता है कि दे आर नोन एज वॉलेंट्री मेथड्स। कुछ स्टैट्यूटरी हैं और कुछ वॉलेंट्री हैं। अब सर स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है, कि ये बिल्कुल बेसिक नीड है, या फिर ये अकॉर्डिंग टू द लीगल लॉज बिजनेस को प्रोवाइड करना जरूरी है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करना जरूरी है, वर्किंग आवर्स की लिमिट होना जरूरी है। अब अगर लिमिटेड वर्किंग आवर्स नहीं है, सो हाउ द वर्कर्स वुड गेट टू नो कि वो कितने नंबर ऑफ आवर्स के लिए हायर किए गए। इसके साथ साथ बेसिक नीड है कि कैंटीन एरिया होना चाहिए। अगर बीइंग एन एम्प्लॉयर आप प्रोवाइड नहीं कर रहे मील टू द एम्प्लॉयज, तो वहां पे कैंटीन एरिया तो होना चाहिए, ताकि अगर फॉर एग्जांपल इफ द एम्प्लॉयज आर इन फीलिंग हंग्री या कुछ भी, तो वो अपना खाना तो खा सकें। इसी तरीके से रेस्ट रूम बेसिक नीड है एम्प्लॉयज के एट द वर्क प्लेस। तो ये जो स्टैट्यूटरी है ये बिल्कुल बेसिक नीड्स और लीगली बाइंड है एम्प्लॉयर के ये प्रोवाइड करने का। और कुछ बेनिफिट्स हैं वो वॉलेंट्री हैं। अब वॉलेंट्री का मतलब क्या है, ये हमारे पास जो एम्प्लॉयर होगा उसकी अपनी खुद की बिल होगी, उसकी खुद की चॉइस है। अब ये वो पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं जो कि वो प्रोवाइड करना चाहेगा तो वो करेगा, नहीं करेगा तो मसला नहीं है, कोई लीगली वो बाउंड नहीं है टू प्रोवाइड दीज बेनिफिट्स। तो इट्स अ गुड साइन ऑफ अ एम्प्लॉयर कि हाँ अगर वो यहाँ पे अपनी चॉइस पे वॉलेंट्री बेनिफिट्स, पर्क्स, बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज प्रोवाइड कर रहा है। अब सर वॉलेंट्री के अंदर क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, वॉलेंट्री के अंदर हमारे पास फ्री मील्स, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, पिक एंड ड्रॉप, नहीं अक्सर शटल सर्विसेज चलती हैं वो। इसी तरीके से हमारे पास इसके अंदर आ सकता है फ्री एजुकेशन, मेडिकल अलाउंस, हॉलीडे इनकैशमेंट, कि अगर आपको छुट्टियां दी गई थी आपने छुट्टी नहीं करी, तो आपको वो छुट्टियां कन्वर्ट कर दी जाएंगी इनटू कैश पेमेंट, इन कैशमेंट। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन तो कहती है हमने तो आपको छुट्टी दी है ना, आपकी मर्जी है आप करें या नहीं करें, अगर आपने नहीं करी तो हमारा क्या है। लेकिन अगर आपने नहीं करी तो यहाँ पे अगर एम्प्लॉयर उस छुट्टियों को कन्वर्ट कर देता है इनटू कैश, तो इट्स अ बेनिफिट और इट्स अ पर्टिकुलर चॉइस ऑफ द एम्प्लॉयर। तो ये एम्प्लॉयर मोरल एंड वेलफेयर है। और याद रखिएगा जितना मोरल बढ़ाना है उतने हमें वेलफेयर क्रिएट करनी पड़ेगी। और इससे फायदा ये भी होगा कि जो हमारे पास एचआर इश्यूज होते हैं ना वो भी कम हो जाएंगे, लेबर रिलेटेड इश्यूज। वर्कर्स सेटिस्फाइड है, वर्कर्स प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर रहे हैं, वर्कर्स मोटिवेटेड हैं, वर्कर्स आर नॉट गोइंग टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, लेबर टर्नओवर नहीं होगा, छोड़ के नहीं जाएंगे इजीली, क्योंकि आप इतने बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी की कनेक्टिविटी के अंदर हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज नोन एज वर्क लाइफ बैलेंस। एक छोटा सा टॉपिक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास एंड इट इज नोन एज वर्क लाइफ बैलेंस। डिस्कशन है, सुन लेंगे समझेंगे हमारे पास। अब सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, देखो वर्क का मतलब है कि आपकी जो पर्टिकुलर जॉब है या आपके जो रिक्वायरमेंट फॉर द बिजनेस आवर्स है वो आपका वर्क है। लाइफ आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, हॉबीज, लेजर एक्टिविटीज, ये सारी लाइफ में आती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या है हमारे पास, अगर यहाँ पे जैसे लेट सपोज आप लोग हैं अभी चिल है, चिल पार्टी चल रही है क्योंकि एग्जाम्स अभी करीब नहीं है। लेकिन जैसे आपके एग्जाम्स करीब होंगे, व्हेन द एग्जाम्स आर अप्रोचिंग नियर, तो नाउ यू आर गोइंग टू वर्क मोर एंड यू आर गोइंग टू स्टडी मोर एंड यू आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर सोशल लाइफ, लेजर एक्टिविटीज और सब कुछ। अभी आपकी लाइफ ज्यादा है, काम कम है, पढ़ाई कम है।
तो इसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी होता है हमारे पास कि जब सीजनल डिमांड हाई है, ऑन सीजन है, डिमांड हाई है, तो यहाँ पे वर्कर्स आर गोइंग टू वर्क मोर वर्किंग आवर्स। जैसे रमजान के अंदर होता है, आप देखें कि जितने भी क्लोथिंग आउटलेट्स हैं इनके 10-12 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी हो जाती है। वो ओपन होते हैं 18 आवर्स तक, शहरी में बंद हो रहे होते हैं हमारे पास सुबह 10 बजे, फिर आउटलेट स्टार्ट होते हैं। तो जितना भी सेल स्टाफ होता है वो शहरी तक वहां पर होता है, फिर सुबह 10 बजे दोबारा आ जाता है। तो दे आर नाउ वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स। एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स हैं क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट है। फिर जैसे ही हमारे पास रमजान खत्म होगी, ईद गुजर जाएगी, तो आप काम स्लो हो जाएगा, ऑफ डिमांड है। और जब ऑफ डिमांड है तो अब यहाँ पे वर्कर्स रिलैक्स फील करेंगे, उनको छुट्टियां भी मिल जाएंगी, सब कुछ है। तो यू नीड टू प्रायोरिटाइज द वर्क लाइफ बैलेंस। अगर बहुत ज्यादा काम होगा और लाइफ नहीं है एंड यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दी, तो आपके फैमिली इश्यूज बढ़ेंगे, आपकी हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। वर्कर्स बर्न आउट इज वन ऑफ द थिंग कि बहुत ज्यादा जब काम कर लेते हैं तो स्ट्रेस की वजह से वर्कर्स बर्न आउट होता है। तो अगेन वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या है कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू क्रिएट अ वेल वर्क लाइफ बैलेंस फॉर द वेल बीइंग ऑफ द एम्प्लॉयज एट द वर्क प्लेस। अगर एम्प्लॉय यहाँ पे सिर्फ काम करा रहा है और लाइफ या कोई पर्टिकुलर चीजें नहीं है, तो नाउ द वर्कर्स विल फील स्ट्रेस एंड दे आर गोइंग टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन या बीमार हो जाएंगे। तो दोनों केसेस के अंदर एम्प्लॉयर का ही नुकसान है ना। अगर बीमार हो गए तो एब्सेंटेरिज्म होगी, और अगर छोड़ के चले गए तो लेबर टर्नओवर है। तो you need to understand कि being an employer you need to create a work life balance, and work life balance का मतलब क्या है कि आप इन दोनों चीजों को according to the situation prioritize करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल नाइकी यूएस के अंदर क्या करता है कि नाइकी के जितने भी आउटलेट्स के एम्प्लॉयज होते हैं दे हैव अ फ्री एक्सेस टू द जिम। वो जिम जा सकते हैं, और नाइकी जो है उनकी सब्सक्रिप्शन फी पे करता है जिम की, so that the workers can work out and they can reduce their stress और हेल्थ को मेंटेन कर सके अपने। तो क्या है, इट्स अ बेनिफिट फ्रॉम दी नाइकी एंड दिस इज हाउ दे आर क्रिएटिंग द वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये आपके पास गेम है, वर्क लाइफ बैलेंस। अब सर वर्क लाइफ बैलेंस के क्या पर्टिकुलर मेथड्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती है? नंबर वन आपके पास है, दैट इज नोन एज जॉब शेयरिंग। अब सर जॉब शेयरिंग क्या है हमारे पास कि एक फुल टाइम जॉब है जो कि दो हमारे पास पार्ट टाइमर्स परफॉर्म कर रहे हैं। अब एक फुल टाइम जॉब जब दो पार्ट टाइमर्स करेंगे तो वर्कलोड डिवाइड हो गया है। अब जैसे लेट सपोज एक सुबह में काम कर रहा है, एक शाम में काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर सुबह वाले को कहीं जाना है तो शाम वाले को कहे कि यार तू सुबह काम कर ले, मैं शाम में काम कर लूंगा। तो इट इज गोइंग टू गिव देम अ फ्लेक्सिबिलिटी ताकि वो अपनी फैमिली कमिटमेंट्स को या कोई भी उनकी जो काम है वो कर सकें। इसी तरीके से वो कह रहा है कि यार तू डबल जॉब कर ले, मैं तेरी जगह पे दोबारा बाद में जॉब कर लूंगा, तो वर्कलोड डिवाइड हो गया। अब वो ट्रैवल कर सकते हैं या कोई भी पर्टिकुलर ऑफ है इलनेस या बीमारी की वजह से, तो वो हो सकता है। तो जॉब शेयरिंग अगर एम्प्लॉयर अलाउ करता है तो इट गिव्स अ फ्लेक्सिबिलिटी टू द वर्कर्स टू मेंटेन द वर्क लाइफ बैलेंस। नंबर टू हमारे पास है, दैट इज नोन एज वर्क फ्रॉम होम, टेली वर्किंग, होम वर्किंग। अब इस चीज को यहाँ पे समझना जरूरी है कि वर्क फ्रॉम होम हर जगह हर वक्त पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, अभी ऑनलाइन काम कर चल रहा है, कॉलेजेस की क्लासेस भी ऑनलाइन हो सकती हैं। लेकिन एक फैक्ट्री वाला जो वर्कर है जो प्रोडक्शन लाइन पे काम कर रहा है वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता, उसको फैक्ट्री जाना पड़ेगा, उसे काम करना पड़ेगा फैक्ट्री में जाके, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। तो वर्क फ्रॉम होम टेली वर्किंग इज वन ऑफ द थिंग। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स हो गई। अब सर पार्ट टाइम जॉब्स का मतलब क्या है हमारे पास कि पूरा दिन के लिए नहीं आना, कुछ वर्किंग आवर्स के लिए आना है। तो अगेन इट गिव्स यू अ फ्लेक्सिबिलिटी कि आपके पास टाइम है ऑफ के लिए, अपनी लाइफ के लिए, फैमिली के लिए, तो यू कैन मेंटेन द वर्क लाइफ बैलेंस, यू कैन फुलफिल द फैमिली कमिटमेंट्स। और आपके पास एक चीज होती है दैट इज नोन एज सबैटिकल पीरियड। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपके पास लिखा हुआ है सबैटिकल पीरियड यहाँ पे। अब सर ये सबैटिकल पीरियड क्या है हमारे पास? सबैटिकल पीरियड का मतलब है हमारे पास अप टू 6 मंथ्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 6 महीने तक, 2 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, मैक्सिमम 6 महीने के लिए। अब क्यों दे रही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ? लेट सपोज इट डिपेंड्स कि किसकी तरफ से, एम्प्लॉय अपनी उससे ले रहा है छुट्टियां या एम्प्लॉयर दे रहा है। एम्प्लॉय अगर ले रहा है फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ज्यादा मेजर ट्रॉमा है लाइफ के अंदर, ठीक है, किसी क्लोज वन की डेथ हो गई है,
डाइवोर्स हो गई है, तो अब वो फोकस नहीं कर सकता काम पे। तो इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड द नीड एंड ऑर्गेनाइजेशन उसे 2 महीने 3 महीने के लिए ब्रेक दे देती है। अब ये पेड टाइम ऑफ भी हो सकता है और अनपेड टाइम ऑफ भी हो सकता है। पेड टाइम ऑफ का मतलब क्या है कि उसको छुट्टियां भी मिल गई हैं, उसको सैलरी भी मिल रही है। अनपेड टाइम ऑफ भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं हम आपको 2 महीने सैलरी नहीं देंगे क्योंकि आप आ नहीं रहे, लेकिन वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि जब आप आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी जॉब रहेगी, आप रीज्वाइन करें, आपकी जॉब कहीं भी नहीं जा रही, यू आर द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर खुद से भी देते हैं। लेट्स सपोज एम्प्लॉय कोई ट्रेनिंग के लिए आउटसाइड द कंट्री 2 महीने के लिए चला गया, तो 2 महीने के लिए अब वो आउटसाइड द कंट्री है, उसको काम की वजह से ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है, डेलीगेशन 2 महीने की उससे छुट्टियां दे दी हैं, वो फॉरेन किसी टूर पे गया हुआ है कंपनी के काम की वजह से, तो ये भी होता है। और यूजुअली ये होता है कि जब एम्प्लॉयर भेजता है, एम्प्लॉयर की चॉइस पे 2-3 महीने की छुट्टी होती है ना, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर पेड टाइम ऑफ देता है वो, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है। तो ये कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं दैट कैन बी यूज्ड बाय द मैनेजमेंट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन द वर्क लाइफ बैलेंस। और जब ये वर्क लाइफ बैलेंस होगा तो इससे इम्पैक्ट क्या आएगा कि एचआर इश्यूज नहीं होंगे, वर्कर्स कैन फोकस ऑन द वर्क, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, मोटिवेशन हाई होगी, प्रोडक्टिविटी लेवल्स होंगे, और ये जितने भी इलनेस और ये स्ट्रेस इश्यूज होते हैं ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। So this is the concept of employee welfare, morale, and the work-life balance in AS business.